तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में, यानी एटॉमिक साइज के बारे में। अच्छा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे एक शरारती बच्चा जो वो क्लास के अंदर बैठता है तो क्या करता है? शरारत करता है, आप उसे रोको तो ठीक है, दिन ब दिन उसकी शरारतें क्या होती हैं? मजीद बढ़ती जाती है। यानी पैटर्न देखने को मिलता है ना, शरारती बच्चों को नहीं रोकोगे तो उसकी शरारतें मजीद बढ़ती जाएंगी। तो सेम केस है पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ, इसमें हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। या तो धीमे धीमे करके ज़्यादा हो रही होंगी या धीमे धीमे करके कम हो रही होंगी, इसमें हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। सिंपल। तो शुरू करा रहे आ जाओ। तो एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, एटॉमिक साइज। आप एक काम करो, अगल बगल की डिस्टर्बेंस को बंद कर दो, कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाओ। तो शुरू करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। चलो आ जाओ। अच्छा, आपको याद है रदरफोर्ड और नील बोहर साहब ने कहा था कि एटम के सेंटर के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल गोल गोल घूमता रहता है, झूमता रहता है ना। तो अगर हम आपसे कहते थे कि भाई एटॉमिक साइज फाइंड आउट करो, तो बड़ा मजा आता था। हम क्या करते थे? हम सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक का, यहां से लेकर यहां तक का आउटर मोस्ट सेल तक का फासला नाप लेते थे, डिस्टेंस नाप लेते थे, और जो भी इसका निकलता था हम उसको क्या कहते थे? रेडियस, यानी एटॉमिक साइज। पर ये जो डेफिनेशन है ये छोटी क्लासेस के लिए तो ठीक थी, पर अभी के लिए थोड़ी ये काम करेगी, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन दरअसल पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन तो प्रूफ हो गया, इलेक्ट्रॉन तो वेव है, समझो। अरे वेव थोड़ी ऐसे गोल गोल घूमेगी। वेव क्या करती है? अरे वेव तो ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगी, वेव तो ऐसे प्यारा प्यारा प्यारे प्यारे पैटर्न्स बना के घूमेगी, कुछ इस तरह से। अब इसका मतलब ये है कि अब हम इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट या एटॉमिक साइज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वेब क्या किया था? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। अब क्या किया जाए? तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप कभी भी एटॉमिक साइज को डायरेक्ट फाइंड आउट मत करो, आप एटॉमिक साइज को फाइंड आउट करो इन दी बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट समझ दो ना, यानी किसी के साथ बॉन्ड बना लो, सिंपल। ठीक है। अब जब हम बॉन्ड बना लेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे नंबर 1 आयनिक रेडियई, या फिर आप पढ़ोगे कोवलेंट रेडियई। चलिए, तो इसमें हम यही दो पढ़ेंगे, लेकिन और भी होते हैं, जैसे मेटेलिक वाले भी होंगे और वांडर वाल साहब वाले भी होंगे, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे, वो बड़ी क्लासेस के अंदर जाकर पढ़ा जाता है। हमारे सिलेबस में तो आयनिक है और कोवलेंट है, तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? करी जाए बात, मिटा दूं ना? ओके हो गया, मिटा देता हूँ। चलिए, तो पहले ना मैं आपको थोड़ा एटॉमिक साइज फील करा देता हूँ कि ना एक्चुअल में वेरी कैसे करता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखें, हमको पता चल गया कि एटॉमिक साइज कभी भी एक एटम का फाइंड आउट नहीं हो सकता। हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, हमको एक एटम को पकड़ना पड़ेगा, कोई भी एक एटम है, फर्स्ट के लिए इसका नाम ए है, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम, कुछ भी हाइड्रोजन है। तो आप एक काम करो, इसका रिएक्शन इसी के जैसे एटम से करवा दो, यानी ए है तो उसका रिएक्शन ए से ही करवा दो, क्लोरीन है तो क्लोरीन से करवा दो, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन से करवा दो। तो अब आपने क्या किया? आपने इसका रिएक्शन करवा दिया और दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया। अब आप एक काम करो, यहां से लेकर इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का फासला नाप लो और इसको क्या कर दो? आधा। समझे? अरे मान लीजिए यहां से यहां तक होता है 100 पिकोमीटर, तो 100 को आधा करो तो 50 इसका 50 इसका। समझ गए? तो एटॉमिक साइज फाइंड आउट हो गया। यानी आप किससे फाइंड आउट करते हो? बॉन्डेड स्टेट में। समझे? तो हैशटैग नोट, देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। भाई देखो, अगर एक एटम की शार्प बाउंड्री ही नहीं है, शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, तो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे? समझो बात को, हम आपको फिर आगे बताते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि यहाँ से मीनार पाकिस्तान कितना दूर है, मीनार पाकिस्तान यहाँ से कितना दूर है, तो पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए कि मीनार पाकिस्तान है कहाँ पर है। भाई अगर आपको यही नहीं पता मीनार पाकिस्तान कहाँ पर है, तो आप किस तरह से बता सकते हो कि मीनार पाकिस्तान यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर, यानी कितना दूर आप नहीं बता सकते। तो सेम केस यहाँ पर है। भाई या तो हमको पता होना इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहीं पर है, 100% यही है, तो फिर तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आया इंची टेप लेकर मास्टर नाप लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक साइज। पर इलेक्ट्रॉन का तो पता ही नहीं है। समझे? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। आपने याद करो, आपने ऑर्बिटल वाली जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितने % होती है? 95% होती है ऑर्बिटल में, पर 5% तो अभी भी चांस है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो। यानी भाई हमको पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। भाई जब हमको पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो हम एटॉमिक साइज किस तरह फाइंड आउट करेंगे? समझे? थोड़ा फील हुआ? एटॉमिक साइज फाइंड आउट नहीं हो सकता, समझो, एटॉमिक साइज फाइंड आउट नहीं हो सकता। तंग नहीं करो यार, समझ गए? मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं। अभी थोड़ा इसकी वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी होते हैं। पीरियोडिक टेबल समझते हो ना? अरे वही यार, बचपन में जो सब्जियों के नाम पर तुमने याद किया था, हाल ही ने की रब से फरियाद, वो वाला याद आया?
चले लिखें लिखें, चलो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अच्छा प्यारे बच्चों, ये कौन होते हैं? ये होते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। अच्छा ये ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये क्या होते थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद देगा, अल्कली मेटल्स। और ये कौन से हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ठीक है। चलो इधर कौन होते थे? अच्छा याद रखें, आपने पढ़ा हुआ टॉप टू बॉटम जाना, ऊपर से नीचे जाना क्या कहलाता है? ग्रुप्स। तो ये दोनों क्या हैं? ग्रुप्स। अच्छा जी, इधर आए, इधर इधर इधर। तो यहाँ पर होते थे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके बाद कौन देखने को मिलता? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अभी हम आपके सामने सारे ग्रुप बना रहे हैं, ये सारे ग्रुप हैं। अब आपको जैसे मर्जी याद करो, सब्जियों के तौर पे याद करना है वैसे कर लो, वरना हम आपको शॉर्ट करके कभी बता देंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। समझिए। देखें अब हुआ क्या भाई, अगर तो आप यहाँ ऊपर से नीचे जा रहे हो तो ग्रुप्स वाली फील आ रही है। पढ़ा ना आपने पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे जाना क्या कहलाता है? ग्रुप। ऊपर से नीचे ग्रुप, ऊपर से नीचे ग्रुप। जैसे ये एक ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। ठीक है। पीरियड क्या होता था? यहां से यहां दौड़ते रहो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से दौड़ते 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 हीलियम पे आ दो। ये क्या बन गया? पीरियड। अच्छा यहाँ पर लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह दौड़ोगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पीरियड। समझ गए? समझ गए? जैसे यहाँ पर और भी पाए जाते हैं ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जो सारे के सारे क्या है? पीरियड से। समझ गए? सारे का सारा क्या है? पीरियड है। अब हम आपको फील करवाते हैं, जरा सुनना जरा गौर से। ये क्या है? हाइड्रोजन। तो हम बताते हैं, हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक प्रोटॉन होता है। अच्छा अब आप लिथियम के पास हो, लिथियम के पास कितने हैं? 3। तो पहले शेल के अंदर आ गए 2 और दूसरे के अंदर कितना आया? 1। ठीक है। और इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं? 3। अच्छा उसके बाद ये क्या? सोडियम। पता भी है कैसे फिल करना है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो यार, मजा आएगा। पहले शेल में 2 डालने हैं, दूसरे में 8 डालने हैं, तीसरे में आते 18 है, लेकिन पहले आपने 8 डालने हैं, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे सर। चलो सोडियम के पास 11। तो पहले शेल में 2, दूसरे के अंदर आएंगे 8 और तीसरे के अंदर प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, 1 बचा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और इसके पास प्रोटॉन कितने? 11। समझो बेटा, हर शेल में, हर एटम में सॉरी, जितने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतने ही प्रोटॉन है। जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, इसके पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन। अच्छा अब मैं आपको समझाना का चाहूँ, ये देखिए बेटा, पहला एटम है, इसके पास सिर्फ 1 ही शेल है, दूसरे एटम के पास 2 शेल हो गए, तीसरे एटम के पास 3 शेल हो गए। यानी जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है ना। यानी एटॉमिक साइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझे? यानी जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे एटम के साइज क्या होते रहेंगे? बड़े होते रहेंगे। पहला पुचुक सा छोटा सा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। समझ गए? समझ गए? जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते रहोगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। अच्छा उसके बाद एक और देखें, जैसे कि हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद सीधा जाओ हीलियम पे। तो हीलियम के पास होते हैं प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, चिठी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। भाई आप देखें, इसके पास भी एक शेल है और इसके पास भी एक शेल है। इधर क्या हुआ? अब चूंकि एक ही शेल है लेकिन प्रोटॉन तो ज्यादा हुए ना, तो इसको ज्यादा जोर से खींचेंगे, ज्यादा जोर से खींच के एटम का साइज को क्या कर देंगे? छोटा। आया नहीं आया? एक और सुनो, लिथियम के पास है 3, ये रहा, मैं यहाँ पे बना लिथियम, यहाँ पे तो ये रहा लिथियम। पहले जरा इसको जरा सेपरेट कर लें। चले, लिथियम के पास है 3, तो पहले शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास लिथियम है, ठीक है, 3 प्रोटॉन। अच्छा उसके बाद क्या है? ब्रिलियम। ब्रिलियम के पास होते हैं 4, तो पहले शेल में 2 प्यारे बच्चों और दूसरे के अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन हो गए? 4 प्रोटॉन। अच्छा इधर आओ, बोरोन के पास होते हैं 5, तो बोरोन के पास 5, पहले शेल के अंदर 2 और दूसरे के अंदर कितने हैं? 3, और इसके पास प्रोटॉन कितने? 5 प्रोटॉन। कार्बन के पास 6, 7, 8, 9, 10, तो कार्बन के पास 6, तो पहले शेल में 2 और दूसरे के अंदर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। फिर एक और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, तो पहले शेल में 2 और दूसरे के अंदर कितने हैं? 5। अच्छा बड़े गौर से सुनना, देखें लिथियम के पास है 2 शेल, ब्रिलियम के पास भी 2 शेल है, बोरोन के पास भी 2 शेल है,
कार्बन के पास भी 2 शेल हैं और नाइट्रोजन के पास भी 2 शेल हैं। यानी इसका मतलब जब आप पीरियड में आगे जाते हो तो शेल तो एक ही जितने रहते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम के पास 3 शेल है, मैग्नीशियम के पास भी 3 शेल होंगे, एल्यूमिनियम के पास भी 3, सबके पास 3 3 3 3। समझे? यानी इसका मतलब यह है पीरियड में आगे जाने से तो शेल तो एक ही जितने रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते जा रहे हैं? ज्यादा। देखो लिथियम में कितने हैं? 3, बेरिलियम में कितने हो गए? 4, बोरॉन के पास कितने हो गए? 5, और कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे, जितना ज्यादा खींचेंगे एटम का साइज पुचूक सा रह गया, छोटा रह गया। समझ गए? समझ गए? यानी इसका मतलब यह है ग्रुप में नीचे जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है और पीरियड में आगे जाने से एटॉमिक साइज घटता है। क्लियर है? मिटा दूं? मिटा दूं ना? मिटा दूं? मिटा दूं ना? ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए अभी सवाल ये जो एटॉमिक साइज है हमने मतलब इसका कोई यूनिट भी तो होगा ना, किसमें फाइंड आउट करना है? क्या 1 फुट का होता है एटम? 2 फुट का होता है? नहीं। मीटर का होता है? नहीं। किसका होता है फिर? किसका होता है एटम? किसका है? मेरा एटम है किसका? हमारा एटम है। लेकिन आपने इसको मेजर किस में करना है? तो आपने इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। समझे? से आप मान लो आप दुकान पे चले गए, आपने बोला 1 चीनी दे दो, तो दुकानदार क्या बोलेगा? 1 चीनी क्या? आप बोलो नहीं बस 1 चीनी दे दो, बोलेगा 1 क्या? 1 किलो, 1 पाव, कितनी चीनी? 1 क्या? लेकिन आप बोले नहीं मेरे को 1 दे दो, तो वह 1 मुंह पे दे देगा, चीनी तो नहीं देगा। समझ गए? तो ये यूनिट होना चाहिए ना, 1 किलो चाहिए तो 1 किलो बोलो। तो अब एटॉमिक साइज का कोई यूनिट होना चाहिए। तो एटॉमिक साइज का वन ऑफ द बेस्ट यूनिट हम यूज करते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर, और याद रखें 1 नैनोमीटर जो होता है वो हमको पता है 10⁻⁹ मीटर। नैनो नो याद रहेगा ना? ओके हो गया। उसके बाद हम इसमें एक और तरीका यूज कर सकते हैं एंगस्ट्रम यूज करके, एंगस्ट्रम। और याद रहे 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा हम पिकोमीटर भी यूज करते हैं और पिकोमीटर इन दोनों से ज्यादा फेमस है और हम ये चाहेंगे आप पिकोमीटर में ही मेजर करिएगा। ओके, तो पिकोमीटर जो 1 होता है वो बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। मजा आया? कर लोगे? 9 10 12 9 10 12 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। क्लियर है? चलो अभी हम ना हेडिंग डालेंगे आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस समझने से पहले यानी आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, आयनिक रेडियस समझने से पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आयन होता क्या है। तो एग्जांपल देके बताएं, एग्जांपल देके फील करें। चलो आ रहे पे देखिए, सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है ना, पहले शेल के अंदर आते होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आते होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। इसके पास कितने बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे शेल के अंदर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। अब आप मुझे सोच के बताइए क्या ये एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है? भाई ये तो अनस्टेबल है। बट दूसरे शेल में तीसरे शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब ये क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब देखते हैं क्या होता। तो अब इसके पास पहले शेल के अंदर 2 और दूसरे के अंदर कितने रह गए? 8। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये जो के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल, तो एम शेल ही खत्म हो गया। एम शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन था तो वो शेल ही खत्म हो गया, सिंपल। ठीक है। अब इसके पास रहेगा 2 शेल। जी समझ गए? अब प्यारे बच्चों देखें, इसके पास प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। यानी इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है ना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कम हुआ है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? Na+1 +1 मतलब 1 माइनस वाला बाहर निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। समझ गए? अब क्या ये एटम है या आयन बन गया? अरे ये तो आयन बन गया, समझे ना? हमने पढ़ा है एटम क्या होते हैं जिनके ऊपर 0 लगाओ या कुछ भी ना लगाओ, न्यूट्रल होते हैं एटम। और आयन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर प्लस या माइनस लगा हो। और फ्री रेडिकल कौन से होते हैं? जिनके ऊपर डॉट लगा हो। मोटी मोटी बातें यार याद कर लो यार, समझा करो यार। कई बच्चे कहते हैं सर आपने हमको मोटा बोला। आपको मोटा नहीं बोला मैंने बोला मोटी मोटी बातें याद करो यार, मोटा तो नहीं बोला यार तुमको। क्लियर है? Na+1। अब ये क्या बन गया? आयन। अच्छा, कौन सा वाला आयन है? कैटायन। ये कौन सा है? कैटायन। अच्छा जी, अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, यहां पर लिखते हैं फिर फील कराते हैं। क्वेश्चन है वाई द साइज ऑफ कैटायन is always smaller than its parent atom। सवाल ये देखें, अगर हम आपसे बोलें कि क्या सोडियम का साइज बड़ा है, ये सोडियम एटम का, या सोडियम आयन का साइज ज्यादा बड़ा है, कैटायन का, तो आप बोलोगे हाँ सर सोडियम एटम का साइज बड़ा है और सोडियम आयन का साइज छोटा है। देखिए याद रखें, हमेशा
कैटाइन का साइज जो छोटा होगा उस एटम की निस्बत से जिससे वो बनकर आया है, यानी अपने पेरेंट एटम से इसका साइज हमेशा क्या होगा, जो पेरेंट मतलब ये रिस्पेक्टिव एटम भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर 1 वजह क्या भाई, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसका शेल ही खत्म हो गया। नंबर 1 रिडक्शन ऑफ शेल, यानी शेल की क्या हो गई, कमी, एक शेल ही खत्म हो गया, लॉस ऑफ शेल, सिंपल। यानी एक तो पहले नंबर 1 शेल, एक शेल कम हो गया। और दूसरी बात देखो, इसके पास पहले बच्चों प्रोटॉन तो उतने ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो देखो पहले 11 प्रोटॉन संभाल रहे थे इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को, पर अभी 11 प्रोटॉन को संभालना है सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब वो 11 प्रोटॉन एकदम जोर से टाइटली पकड़ लेंगे, टाइटली पकड़ के एटम के साइज को क्या कर देंगे, छोटा। समझ गए? तो कैटाइन का साइज हमेशा छोटा होगा उससे जिससे वो बनकर आया है, यानी अपने पेरेंट एटम से। समझ गए? अरे यार समझो यार, बाप हमेशा बड़ा होता है, बच्चा हमेशा छोटा होता है। समझ गए? समझ गए? बाप हमेशा बड़ा होता है, बच्चा हमेशा छोटा होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोग क्लास में मस्ती करते हो ना, तो आप सारे क्या हो, इलेक्ट्रॉन। मस्ती करते हो, गोल गोल घूमते रहते हो, क्लासों में घूमते फिरते रहते हो, आप मस्ती करते हो, तो ये आप सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। और ये 11 कौन है, आपके टीचर्स। अब पहले 11 टीचर संभाल लेते 11 मस्तीखोर बच्चों को, भाई एक मस्तीखोर बच्चा चला गया, उसको घर में लेने आ गए। अब 10 मस्तीखोर बच्चे रह गए और टीचर ज्यादा हो गए। हाँ, अब टीचर तुमको मस्ती नहीं करने देते, अब टीचर ज्यादा हो गए। समझो बात को, ठीक है? मजा आया, मजा आया। यानी इसका मतलब कैटाइन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। तो एक और एग्जांपल देके बताएं। अच्छा वैसे ये याद रखें, सॉरी मार्कर, ये क्या, ये होता है 186 पिकोमीटर साइज, 186 पिकोमीटर। और ये कितना होता है, 95 पिकोमीटर। देखो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 186 से सीधा किधर चला गया, 95 पिकोमीटर में। बहुत छोटा साइज हो गया, बहुत छोटा साइज हो गया। चलो एक और बताएं, एक और बताएं। चलो एक और देखो, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास होते हैं 17, ठीक है। पहले शेल के अंदर आते होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर आते होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 के 10, बाकी कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे शेल के अंदर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्या ये एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है? भाई ये तो अनस्टेबल है, भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, इसके पास तरफ 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बाहर निकालेगा, ये दुआ करेगा, दुआ करेगा, ये ऊपर वाले मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऊपर वाले मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसकी बात सुन ली किसने, सोडियम ने। तो सोडियम ने याद है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, बदमाश इलेक्ट्रॉन, ये बदमाश इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ था यार, ये बदमाश इलेक्ट्रॉन तुम उठा के इसको दे दो, बस काम खत्म। तुमने एक काम किया, तुमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुमने इसका 1 इलेक्ट्रॉन देकर इसकी मदद कर दी, समझो। और मदद करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। 17 प्रोटॉन। तो पहले शेल के अंदर रहे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर आए 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुनो। तीसरे शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे शेल के अंदर थे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखना, अब आपने इसके अंदर ये वाला, ये बदमाश इलेक्ट्रॉन ये डाल दिया, ये शरारती इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये शरारती इलेक्ट्रॉन चला गया। तो क्लोरीन बहुत खुश हो गया, है ना। देखो ना, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस बहुत खुश हुआ क्योंकि एटम स्टेबल हो गया। लेकिन कमी क्या हुई, कमी ये हुई प्यारे बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अगल बगल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन उन पर क्या करेगा, रिपल्शन। समझे? देखो ये इलेक्ट्रॉन अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, रिपल्शन। रिपल्शन करके उनको दूर धक्का देगा, उनको धक्का देके किधर भेजेगा, नीचे। अभी देखना, ये इलेक्ट्रॉन उड़ के आया नीचे, यहां पर आएगा, है ना, क्योंकि इसने रिपल्शन की। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो अपने नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्शन। यानी समझे, सब एटम से रिपल्शन कर करके दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागे तो एटम का साइज क्या हो गया, बड़ा। मजा आया, मजा आया। अच्छा क्या ये एटम है या आयन है? ये तो आयन बन गया है ना। देखें इसके पास 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन, तो काम बन गया। अभी देखें 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 और 2 10, 10 और 8 18। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो चार्ज कौन सा आ गया, Cl-1। और इसका नाम क्या होता है, एन आयन। और इसके ऊपर प्यारे बच्चे बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों बहुत फेमस क्वेश्चन है हर बोर्ड में, दुनिया जान के बोर्ड के पेपर में बहुत फेमस क्वेश्चन है दोनों में। डन। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, बाय द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन या बिगर देन, जो भी देख लेना आप लोग, लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर्स के ये फेवरेट 3 क्वेश्चन है, फेवरेट 3 क्वेश्चन है। समझ गए? जैसे पार्क में घूमना तुम्हारा फेवरेट है ना, इस तरह एग्जामिनर का ये क्वेश्चन देना उसका फेवरेट है। मिटा दूं ना, छाप लिया, छाप लो यार, छाप लो, हो गया, चलो छाप लिया। अच्छा अब ना एक साइंटिस्ट है पॉलिंग साहब, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, हम आपको वैसे पढ़ा भी देंगे एक दफा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी थी, 9th क्लास में।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल पाउलिंग साहब में ही उन्होंने पाउलिंग स्केल बनाकर दिया था, और भी साइंटिस्ट थे लेकिन पाउलिंग साहब का नाम सबसे टॉप पर आता है। तो पाउलिंग साहब एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे। देखें उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने प्यारे बच्चों लिया ये एक एटम, ये एक एटम है, एक एटम है और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अरे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको कैटाइन वाली फील आ रही है। अच्छा जी, इसके साथ इन्होंने लिया एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। अच्छा जी, अगर ये नेगेटिव है तो आपको एनाइन वाली फील आ रही है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि मैंने कैटाइन छोटा बनाया और एनाइन बड़ा बनाया, ऐसा क्यों है, सोच के बता सकते हो कैटाइन साइज में छोटा क्यों एनाइन? अरे समझो कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था, एटम का शेल खत्म हो जाता था, एटम का साइज छोटा रह जाता था। एनाइन के अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाता था, एटम का साइज बड़ा हो जाता था। अभी तो बताया था यार, भूल गए? नहीं भूले, चलो शाबाश। तो कैटाइन और एनाइन, आप कुछ भी ले लो, आप नमक ले लो NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस पे इसका मतलब कैटाइन है, Cl माइनस यानी एनाइन है। इसका साइज पुचुक छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, KCl ले लो, K प्लस Cl माइनस, K प्लस यानी साइज बड़ा होगा, आसान जी छोटा होगा, और Cl माइनस यानी साइज बड़ा होगा। क्लियर है? चलो अब देखना, अब होगा क्या प्यारे बच्चों, देखें इसका, इस कैटाइन का यहां से लेकर न्यूक्लियस से लेकर ये आउटर मोस्ट शेल तक का फासला क्या कहलाता है, R प्लस रेडियस ऑफ कैटाइन। फिर से रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन यानी रेडियस ऑफ कैटाइन। अच्छा, इसका यहां से इस पॉजिटिव का यहां तक फासला क्या कहलाएगा, यहां तक फासला क्या कहलाएगा, R नेगेटिव। रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का एनाइन का साइज, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। अच्छा जी, अच्छा अगर हम आपसे कहें इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक का फासला ये बराबर होगा कैपिटल R के। ठीक है, इंटर आयनिक रेडियस, आयन्स के दरमियान का रेडियस, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक R, इस न्यूक्लियस के वैलेंस शेल तक का R प्लस, इस न्यूक्लियस के वैलेंस शेल का R माइनस। तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जो R है ये क्या है, R प्लस, ये क्या है R माइनस, तो R माइनस और R प्लस को अगर जोड़ लो तो R नहीं बन जाएगा? सोचो R इज इक्वल टू R प्लस प्लस R माइनस, बन नहीं जाएगा? हाँ बन जाएगा। ठीक है, आसान लगा? ये किसने बताया था? ये हमें पाउलिंग साहब ने बताया था, पाउलिंग साहब ने बताया था। क्लियर है? मिटा दूं बस आखिरी कोवलेंट रेडियस, बस उसके बाद खत्म, लेक्चर खत्म। चलो अच्छा, ये वैल्यूज लाजमी याद रखनी है। जैसे वो अभी आपने पढ़ा था ना, कलोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया था, तो कलोडीन का साइज कितना था, 99 पिकोमीटर। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका साइज कितना हुआ, 181 पिकोमीटर, यानी इतना साइज बढ़ गया। सोडियम का कितना था, 186 पिकोमीटर। जब उसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो कितना रह गया, 95 पिकोमीटर, बहुत छोटा साइज रह गया। समझे? साइज भी थोड़े से याद रखने आप लोगों ने। हो गया, चलें अभी शुरू करते हैं कोवलेंट रेडियाई। अब आपने इसको कैसे मेजर करना है समझाते हैं। जैसे फर्ज करो एक हाइड्रोजन प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं जा रहा था, मस्ती कर रहा था, मजा कर रहा था, या सारा दिन का थका रहा मजा कर रहा था, तो ये घूम रहा था कहीं ना कहीं। इसके सामने आया एक और हाइड्रोजन का एटम। अब दोनों हाइड्रोजन के एटम ने एक दूसरे को देखा और दिल ही दिल में उन दोनों के दिल में कुछ ना कुछ चल पड़ा। समझ गए क्या चल पड़ा? हाँ समझ गए। अब क्या हुआ, अगर फर्ज कर लीजिए, अब आपको पता नहीं दोनों एटम अनस्टेबल है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, इसके पास भी 2 होने चाहिए थे। पहले शेल में हमेशा मिटा दिया, ये लो, पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते होते हैं। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, सोच के बताइए। अगर तो प्यारे बच्चों ये कुर्बानी दे दे, सैक्रिफाइस, कुर्बानी दे दे, कुर्बानी देनी चाहिए यार, कुर्बानी सैक्रिफाइस देनी चाहिए यार। लाइफ में दरअसल सैक्रिफाइस देनी चाहिए यार। लाइफ में ये मत सोचो यार आपको क्या मिल रहा है, आप ये बताओ आप कितना दे रहे हो। सिंपल सैक्रिफाइस यार। आपको मोबाइल का ग्लास प्रोटेक्टर आपने देखा ना, मोबाइल का ग्लास प्रोटेक्टर, जब मोबाइल नीचे गिरता है तो खुद टूट जाता है लेकिन मोबाइल को बचा जाता है। क्या ख्याल है ना? कमाल की चीज़। सैक्रिफाइस यार, अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन मोबाइल को बचा लिया। हाँ सर, मैं भी अपनी जान कुर्बान कर दूंगा उसके लिए। मजाक करें यार, मजाक करें। सैक्रिफाइस करना किसी अच्छी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करो, मतलब मरना नहीं है कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करो यार। कुर्बानी दो यार, कुर्बानी दो। क्लियर है? चलो अब क्या होगा, अब या तो ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दे दे, अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसको दे दे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2, तो ये बढ़िया से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या ये एटम रहेगा? समझो यार, ये तो एटम ही नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो खाली एक प्रोटॉन रह देगा, तो ये तो कभी नहीं देगा, इतनी भी बड़ी कुर्बानी नहीं देगा ये। अब अगर फर्ज कर लो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, अब क्या होगा कि ये एटम स्टेबल हो जाएगा। हाँ, ये बढ़िया से स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके बाद 2 हो गए। लेकिन क्या ये स्टेबल रह जाएगा?
नहीं, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो अब ये कैसे स्टेबल रह देगा, तो खाली एक प्रोटॉन रह देगा, ये तो एटम ही नहीं रहेगा, ये तो H+ बन जाएगा। अब क्या होगा, अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन देगा, और जन्म होगा कौन से बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड का। तो ये देखो, एक हाइड्रोजन का एटम, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और हाइड्रोजन का एटम, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और दोनों प्यारे बच्चों आपस में चिपक गए, दोनों आपस में चिपक गए, और ये कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। तो अब आप एक काम करो, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का फासला नाप लो, भाप लो, ढाप लिया, ढापने के बाद इसको आधा कर दो, ये लो, आधा करने के बाद ये एक एटम का रेडियस और ये दूसरे एटम का रेडियस, जो कि निकलता है 75.4 पिकोमीटर। आसान लगा है। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।